देश पूरा प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत की राजनीति में कल्याण सिंह की पहचान ऐसे जन नेता की थी जिन्होंने डंके की चोट पर हमेशा सच कहा, जो पर्दादारी नहीं जानते थे और अपनी मन की बात को खुलकर कह दिया करते थे। विचारधारा को, सिद्धांत को लेकर कल्याण सिंह इतने समर्पित थे कि जब वो सत्ता और सिद्धांत में किसी एक को चुनने की बारी आई या ऐसी चुनौती उनके सामने आई तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कुर्बान कर दी। फैसला करने में एक सेकंड नहीं लगाया। आज इस खास शो में उनके अंतिम सफर की हर एक जानकारी हम आपको देंगे, साथ ही कल्याण सिंह के बेबाक बोल आपको सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कल्याण की कहानी, कल्याण की जुबान। भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन के रास्ते सत्ता की सीढ़ियां चलने की शुरुआती सफलता हासिल की थी। हिंदुत्व के मुद्दे पर डटी रहकर भाजपा लगातार चुनावी कामयाबियों के ऊंचाइयों को छूती गई, लेकिन इस लीग को तैयार करने वालों में कल्याण सिंह अगली कतार के नेता थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को सिखाया कि राजनीति का सबसे बड़ा मकसद अपने वादों पर खरा उतरना है। राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी कुर्सी कुर्बान करने का उनका साहस सियासत में दी जाने वाली बड़ी मिसालों में से एक मानी जाती है। लेकिन खुद कल्याण सिंह की माने तो उनकी सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर बनी थी और उसके लिए ही कुर्बान हुई। अस्त हो गया हिंदुत्व का बड़ा सूरज। कुर्सी से प्यारा था राम का काम। यूपी के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और हिंदूवादी नेता के रूप में बड़ी पहचान रखने वाले भाजपा के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया तो शोक की लहर छा गई। राम मंदिर का जो सपना कल्याण सिंह ने यूपी की सत्ता की कमान संभालने के बाद देखा और संकल्पित किया, आज वो सपना पूरा हो रहा है। लेकिन लंबी बीमारी से जूझते हुए पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे वक्त में उनके वो शब्द याद आते हैं जब राम मंदिर के लिए उन्होंने सत्ता को गंवाना मुनासिब समझा, लेकिन कारसेवकों पर गोलियां चलाने की इजाजत नहीं दी थी। नहीं चलने दी गोली, गंवा दी सत्ता। राम के नाम पर न्योछावर कर दी गद्दी। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में अयोध्या आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी तो कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया और उनकी छवि राम भक्त की बन गई। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बिगुल फूंका तो यूपी सहित पूरे देश में भाजपा उभर कर आ गई। वहीं जून 1991 में भाजपा ने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसमें कल्याण सिंह की अहम भूमिका थी, जिनके चलते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले का दोष खुद पर लिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सत्ता से ऊपर थे कल्याण सिंह के सिद्धांत। राम के लिए पल भर में ठुकराया सिंहासन। ये कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने भाजपा को पहली बार यूपी में सत्ता का स्वाद चखाया था, जिससे पार्टी में उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ आहुति भी देनी पड़ती है और दृढ़ इरादों के लिए पहचाने जाने वाले कल्याण सिंह ने पल भर की देरी नहीं की। विवादित ढांचा गिरने के बाद इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके बदले न तो पार्टी में कोई बड़ा पद लिया और न ही केंद्र की सरकार में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। कल्याण सिंह ने उस समय ही कह दिया था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान हो गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसकी रक्षा न करने के कारण कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। सुनाएंगे कल्याण सिंह की कहानी, खुद कल्याण सिंह की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की वो अनसुनी कहानी जिसके अध्याय 6 दिसंबर 1992 से जुड़े हैं। 6 दिसंबर 1992 यानी वो दिन जब अयोध्या में राम जन्मभूमि की जगह बना हुआ बाबरी ढांचा ढहाया गया था। कल्याण सिंह ही उस वक्त मुख्यमंत्री थे। राम के इस सबसे बड़े भक्त के लिए मंदिर से बड़ा कुछ था ही नहीं, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी कुर्बान कर दिया। और ना तो इसके लिए उन्हें कभी कोई पछतावा हुआ, ना ही किसी तरीके का दुख। जब तक उनमें सांसें रहीं तब तक वो भगवान राम का नाम लेकर ही जीते रहे। आज उसी कल्याण सिंह की कहानी आपको उनकी ही जुबानी हम सुनाने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का ये कहना सरासर झूठ है, गलत है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, और ये भी गलत है कि उस षड्यंत्र की मुझे कोई जानकारी थी। जब षड्यंत्र ही नहीं था तो जानकारी होने का प्रश्न ही नहीं है। साजिश नहीं थी, उसके पीछे मैं कारण देता हूँ। अगर साजिश होती तो वहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी, शेषाद्री जी, अशोक सिंघल जी, उमा भारती जी, डॉक्टर मुरली जोशी जी मौके पर नहीं होते। साजिश होती तो अलग अपने को अलग कर लेते कि हम यहाँ रहेंगे और ढांचा अगर गिरा तो हमारे ऊपर भी कहीं से लांछन आएगा, तो ये अब बड़े आसानी से अलग कर सकते थे। जानबूझ के वहाँ थोड़े रहते, साजिश कतई नहीं थी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो सैकड़ों साल से हिंदुओं की भावनाओं को कुचला गया था, वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इसको मुक्त करने के लिए अनेक बार लड़ाइयाँ हुई थी। एक प्रकार से सैकड़ों साल से हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का एक अनियोजित विस्फोट था, जो 6 दिसंबर 1992 को होया और वो ढांचा चला गया। मैंने उस समय भी कहा था कि ढांचा टूटते समय मैं मुख्यमंत्री था, नैतिक जिम्मेदारी मैंने ली थी और उसी समय मैंने इस्तीफा भी दे दिया था। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से कभी मुकरा नहीं हूँ, नैतिक जिम्मेदारी मैंने ली थी। लेकिन ये कहना गलत है कि कोई षड्यंत्र था। डेमोलिशन की कोई योजना नहीं रची गई थी, सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट देना था, इस पर चर्चा के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें 6 दिसंबर के ढांचा को तोड़ने की कोई योजना नहीं थी, उसकी चर्चा ही नहीं थी। अरे भाई, मैंने सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए थे, फिर भी घटना घटित हो गई। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, घटना घटित हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, फिर भी घटना घटित हो गई। राजीव गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, फिर भी घटना घटित हो गई। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि सारे सुरक्षा के प्रबंध रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। वही 6 दिसंबर 1992 को हुआ कि हमारे सब प्रकार के सुरक्षा प्रबंधों के वो घटना घटित हो गई। हमने सब एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया था कि भाई अश्रु गैस छोड़ रही हो छोड़ो, लाठीचार्ज करना हो करो, लेकिन लाखों कार सेवक जहाँ पर इकट्ठे हों उन पर गोलियां मत चलाना, क्योंकि गोलियां अगर चलती तो हजारों कार सेवक मारे जाते और ढांचा फिर भी ना बचता। तो मैंने कार सेवकों के प्राण लेने का पाप नहीं किया है। 2 में से एक ही चीज़ बचा ली हमने। कार सेवकों के ये जो प्राण थे ये हमने गोली चला के नहीं लिए। भगदड़ मचती, उसमें हजारों लोग स्टैम्पीड में मारे गए होते और ढांचा फिर भी नहीं बचता, चूँकि जुनून था कार सेवकों पर। कई बार कार सेवक वहाँ से निराश होकर लौट चुके थे। अब की बार देखा कि डर तो हमको सरकार से कहीं राहत मिल रही है। और जो लखनऊ खंडपीठ में जो 2.77 एकड़ ज़मीन का हमारे अधिग्रहण का कानून था, उसका केस चल रहा था। वो 11 नवंबर 1992 को सारी सुनवाई पूरी हो चुकी थी। बड़ी आसानी से 6 दिसंबर से पहले वो जजमेंट अपना दे सकते थे। बड़ा जजमेंट होता तो ऑपरेटिव पार्ट सुना देते, या तो हमारे अधिग्रहण को वैध करार देते या अवैध करार देते। वैध करार देते तो कार सेवा को वहाँ हो जाती, अवैध करार देते तो जिनकी ज़मीन हमने ली थी उन पर ज़मीन पहुँच जाती, कार सेवा हो जाती। तो वो 6 दिसंबर की घटना के पीछे जहाँ कार सेवकों का जुनून था, वहाँ पर मैं आक्षेप तो नहीं लगाना चाहता। अगर हाई कोर्ट का, लखनऊ हाई कोर्ट का जजमेंट 6 दिसंबर से पहले आ गया होता तो परिस्थितियाँ शायद कुछ भिन्न होती। ऑफिसर्स हमारे हाथ के कठपुतली नहीं थे। मौके पर जो उन्हें करना चाहिए था वो करने के लिए स्वतंत्र थे। मैंने तो कह रखा था कि फायरिंग के अलावा जो कुछ उपाय योजना करनी हो आप कर सकते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या अधिकारी के ऊपर जो लांछन लगाया लेबनान कमीशन ने, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेबनान कमीशन की ये सारी लेबनान कमीशन की रिपोर्ट ही झूठ का पुलिंदा है, कूड़ेदान में फेंक देने के लायक ये रिपोर्ट है। कोई सोच सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उसमें
उस ढांचे को तोड़ने में आरोपित होंगे? कोई सोच सकता है कि 1990 में देवराव बाबा की मृत्यु हो गई और 92 में घटना घटित हुई है और लिबरान साहब लिख रहे हैं कि लिबरान बाबा के भी इसके साजिश में हाथ था? ये झूठ का बुलंदा है। कूड़ेदान में फेंक देनी चाहिए इस रिपोर्ट। 17 साल बर्बाद कर दी लिबरान साहब ने। कितना 8 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है। सब कुछ करो फायरिंग को छोड़ करके, और फायरिंग होती तो हजारों लोग मारे जाते और ढांचा फिर भी ना बचता। तो कम से कम ढांचा गया सो गया, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई खेद नहीं है। कहीं माहौल इससे नहीं बिगड़ा है। माहौल तो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बिगाड़ती हैं सारा माहौल। तो जो वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली पार्टियां हैं, करते हैं, ये बिगाड़ते हैं। उस घटना के कारण से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं लिबरान कमीशन की इस रिपोर्ट को, इस अंश को भी पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि अधिकारियों को सारी छूट थी। ऑन द स्पॉट दे वर द बेस्ट जजेस। परिस्थिति को देख करके क्या उन्हें करना चाहिए पूरी छूट थी। केवल फायरिंग का हमने आदेश नहीं देने दिया था कि फायरिंग नहीं होगी। जितना भी प्रीएम्प्टिव एक्शंस या अरेंजमेंट्स किए जा सकते थे सब किए थे। और लिबरान कमीशन की रिपोर्ट में बहुत विस्तार से सारी चीज़ें दी है मैंने कि ये व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं थी। कहीं कोई कमी नहीं थी व्यवस्थाओं पे। हमको तो बताया नहीं कहाँ उनका केंद्र ये पैरामिलिट्री फोर्स जा रहा है। जिस स्टेट में जाता है उस स्टेट को विश्वास में लिया जाता है, हमको तो नहीं लिया गया था। जिस स्टेट में जाता है उस स्टेट की ज़मीन पर उसके डेरा तंबू लगते हैं। हमारे स्टेट की ज़मीन पर डेरा तंबू तो लगे नहीं थे। सेंटर की ज़मीन है स्टेशन की, तो वहाँ फैज़ाबाद के स्टेशन पर सबको उतार दिया था और वो चले थे, रोका किसी ने नहीं था। वो हजारों की संख्या में जो कार सेवक पूरी सड़क पर लेट गए थे, उन कार सेवकों के व्यवधान के कारण से पैरामिलिट्री फोर्सेस मौके पर नहीं, वहाँ ढांचे तक नहीं पहुँच पाई थी। ये सही नहीं है कि डीएम ने रोका था या एसडीएम ने रोका था या एसएसपी ने रोका था। इनके ऊपर आरोप लगाना नितांत मिथ्या है। मैं कहता रहा हूँ तो इतना झूठ का बुलंदा है, बैठे बैठे लिखते रहें। लिबरान कमीशन की रिपोर्ट, जो काम उनको सौंपा गया था वो तो किया नहीं। इस सारी पॉलिटिक्स डिस्कस की है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है। जानबूझ करके एक पार्टी को या एक सेक्शन को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट में सारे तथ्यों को इकट्ठा किया गया है, जो तथ्य नहीं अपने वैसे देखा जाए, कल्पना कर करके। अधिकारियों को पूरी छूट थी और अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम दिया। कभी कभी सारी व्यवस्थाएं रखी रह जाती हैं, घटना घटित हो जाती है। मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए। लोग सवाल उठाते हैं कि कल्याण सिंह अगर चाहते तो वो बाबरी विध्वंस की इस पूरी घटना को रोक सकते थे, लेकिन उनके पास ऐसे हर सवाल का जवाब था। और एबीपी के एक शो जो कहूंगा सच कहूंगा में जब वो आए तो बड़े बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। उस व्यक्ति के लिए भगवान राम के सामने सब कुछ छोटा था, ना किसी पद का मोह, ना किसी शोहरत की माया। वो जीते थे तो सिर्फ राम के नाम के साथ। कल्याण सिंह की कहानी आप खुद कल्याण सिंह की जुबानी सुनिए। मेरा अनुमान है कि बात रही होगी, शायद कह सकता हूँ 2-2:30 बजे के आसपास। फिर तो हम इस्तीफ़ा देने चले गए थे। पार्ट वहाँ देख करके जब चढ़ गए हैं, तोड़फोड़ हो रही है, तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने से पहले हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन करके कहा था कि अटल जी ऐसी ऐसी घटना यहाँ घटित हो गई, मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके इस्तीफ़ा, ऐसी स्थिति में आप इस्तीफ़ा दे दीजिएगा। 2-2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी कि जब ये जानकारी मिली कि वहाँ पर कार सेवक चढ़ गए हैं गुंबदों पर और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। खूर कहा, पूरा कहा, और अधिकारियों ने पूरी कोशिश भी की, नहीं रुक सका। लाखों की तादाद में कार सेवक थे, एक जुनून था उसके अंदर, वो मरने के लिए तैयार बैठे हुए थे। गोली चलाओ, कितनी गोली चलाएंगे आप, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, ये सच है। क्योंकि फायरम के दुष्परिणाम ये होते कि हजारों लोग मारे जाते और स्थिति परिस्थिति वहाँ पर जिस विस्फोटक बिंदु तक पहुँच गई थी, ढांचा फिर भी ना बचता तो क्या फ़ायदा होता कि कार सेवक भी मारे जाए और ढांचा भी ना बचा। तो हमने ढांचा जाता तो जाना ही था यार। ढांचा तो मंदिर जब बनना है तो ढांचे के ऊपर थोड़ी मंदिर बनता ही है। और मैं फिर कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 का दिन मेरे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन नहीं है और राष्ट्रीय गर्व का दिन है। राष्ट्रीय शर्म का दिन तो था जब 1528 में बाबर ने मीर बाकी के अपने सेनापति को भेज कर वहाँ मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनाई थी। और वो मस्जिद केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए
ह्यूमिलेट करने के लिए बनाई थी, न कि इबादत करने के लिए बनाई गई हो। शेषाद्री जी तो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, उन्होंने हर भाषा में कार सेवकों से कहा कि मत उतर आइए, मत तोड़िएगा। अडवाणी ने तो भारत तक को भेजा था, वो खो गई जा करके उसमें, उस भीड़ के अंदर जा करके। और ये अडवाणी जी स्वयं नहीं चाहते थे, वहाँ रोक रहे थे। शेषाद्री जी वहाँ रोक रहे थे। अशोक सिंघल तो इसी धक्का मुक्की में चोट खा गए थे, वो तोड़ने में नहीं गए थे अशोक जी। 6 दिसंबर 1992 का दिन मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, क्योंकि 464 साल पुराना गुलामी का ढांचा हमेशा हमेशा के लिए भारत की धरती से मिट गया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। इसलिए तो हम आपको कल्याण सिंह की कहानी खुद कल्याण सिंह की जुबानी सुना रहे हैं। अब हम आपको मुलायम सिंह यादव पर कल्याण सिंह के कठोर होने वाले अध्याय के बारे में बताएंगे। वो कहानी खुद कल्याण सिंह की जुबानी सुनाएंगे। जब मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह से मिलने उनके घर गए थे, कल्याण सिंह ने दावा किया था कि मुलायम ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या था? क्यों एक हार ने दोनों के बीच इतनी बड़ी खाई खड़ी कर दी? कैसे दोस्ती की शुरुआत में ही दोनों के बीच कांटे बिछ जाते हैं? खुद कल्याण सिंह से सुनिए। देखिए, मुलायम सिंह को कभी मैंने अपनी ओर से मुल्ला मुलायम सिंह नहीं कहा। लोगों ने कहा ये बात सच है। पिछले दिनों की घटना कुछ ऐसी है कि स्वयं मुलायम सिंह हमारे घर आए थे। मैंने कहा कैसे आए हैं, तो हमने कहा कि हम आपको समाजवादी पार्टी में सम्मिलित करने का न्योता लेकर आए हैं। तो मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी में तो मैं नहीं जा सकता। तब बोला कि हमें राजू भैया को दे दो। तो मैंने ठीक है, राजू भैया को आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ये दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया। ये सच है कि हमने उनकी इस दोस्ती को स्वीकार किया और चुनाव लड़े और हमने मदद भी की। लेकिन इस महीने की 14 तारीख को ही अक्टूबर की बात है, 14 अक्टूबर को अपमानजनक भाषा में प्रेस ले रहे हैं वो। एकदम पर हमने उसी दिन सब चीज़ें साफ़ कर दी। बदल लेने हम नहीं गए थे, मुलायम सिंह जी खुद आए थे। राजू भैया को लेने के लिए भी वो खुद ही आए थे। मैंने नहीं कहा था कि ऐसा क्या बनाना है, उन्होंने खुद ही उनको बनाया था। अब पता नहीं क्या हो गया, हार को वो पचा नहीं पाए और सारा ठीकर हमारे ऊपर फोड़ दिया कि मुसलमान नहीं मिले। तो मेरा सवाल था कि मैं मानता हूँ तर्क के लिए कि मुसलमान मेरी वजह से तुम्हें नहीं मिला है, तो 40% यादव क्यों कटेगा तुमसे, बाकी कहाँ चले गए? मेरी गलती ये थी कि मैंने विश्वास किया। मैं नहीं जानता था कि मुलायम सिंह इतने मौका परस्त हैं, मुलायम सिंह इतने विश्वासघाती हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ा करके छुरा भौंकने में माहिर हैं वो। रही इन जो बातें आज कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला है, बुनियादी तौर पर मैं प्रखर हिंदुत्ववादी हूँ। हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं, राष्ट्रवाद छोड़ा नहीं। मैंने मुलायम सिंह से भी कह दिया था। मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था ढांचे के टूटने के। मेरे सामने लोगों ने कहा, इन नेताओं ने समाजवादी के, कि माफ़ी मांगे। माफ़ी काहे की मांगूँ? मैं कहता हूँ कि जो कुछ हुआ गलत नहीं हुआ है। मैंने कहा तुम दोस्ती रखो चाहे न रखो, अयोध्या के 6 दिसंबर की घटना के लिए, उस ढांचे के टूटने के बारे में एक बार भी कभी माफ़ी शब्द मेरे मुँह से न सुनिएगा। राम मंदिर तो बनेगा ही। राम मंदिर को बनने से देर हो सकती है, पर राम मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का और करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का। एक ऐसे नेता जो 10 बार विधायक थे, 2 बार सांसद रहा, 50 साल से ज्यादा उसका राजनीतिक करियर रहा, लेकिन उसकी बुनियाद उसूलों पे टिकी थी। कभी दो तरफा बातें की ही नहीं, कभी एक साथ 2 खेमे में नजर ही नहीं आए। लेकिन अफसोस, आज उस राजनीति के युग का अंत हो गया। लेकिन ये नेता अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों, अपने जुनून के लिए आने वाले लंबे वक्त